हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोमेड इजी। कैसे हो बच्चों सब? बहुत अच्छे से पढ़ाई चल रहा है। अच्छा, तो जैसे ही हम लोगों का चैप्टर चल रहा था सेल साइकिल सेल डिवीजन, जिसमें हम लोग लास्ट लेक्चर में ऑलरेडी इंटरफेस के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। तो अभी तक जो बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे हो तो पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 को जरूर कंप्लीट कर लेना, ठीक है बच्चों, वरना समझ में नहीं आएगा। तो चलो आज लेक्चर में बने वाले हैं माइटोसिस और एम फेज और डिविजनल फेज के बारे में। ठीक है बच्चों, तो माइटोसिस को लास्ट दिन बताया था क्या बोला जाता है, मोस्ट ड्रामेटिक फेज, और ये बेसिकली क्या है, एम फेज और डिविजनल फेज है। क्यों मोस्ट ड्रामेटिक फेज बोला जाता है, लास्ट लेक्चर में हो गया था कि यहाँ पे क्या होता है बच्चों, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल एंड सेल ऑर्गेनेलिज। ठीक है, तो आज स्टार्ट करेंगे कि प्रॉपर माइटोसिस में क्या क्या फेजेस है एंड उसमें क्या क्या चेंजेस होता है सेल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो माइटोसिस को डिवाइड किया जाता है दो फेज में। पहले क्या होता है बच्चों, पहले होता है न्यूक्लियर डिवीजन, जिसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस। क्या बोला जाता है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, फिर उसके बाद होता है साइटोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है, तो सबसे पहले होगा कैरियोकाइनेसिस, उसके बाद होगा बच्चों साइटोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस मतलब है न्यूक्लियर डिवीजन। क्या है बच्चों, न्यूक्लियर डिवीजन। और साइटोकाइनेसिस मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन। ठीक है बच्चों, तो लिख लो, कैरियोकाइनेसिस मतलब न्यूक्लियर डिवीजन और साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है बच्चों, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस और न्यूक्लियर डिवीजन है बच्चों, इसमें फिर से इसको डिवाइड किया जाता है चार फेजेस में। कितने फेजेस में डिवाइड किया जाएगा बच्चों, चार फेजेस में डिवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला है प्रोफेज। क्या है बच्चों, प्रोफेज। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा मेटाफेज। ठीक है, उसके बाद क्या होगा बच्चों, उसके बाद होगा एनाफेज एंड लास्ट में क्या होता है बच्चों, दैट इज नोन एज टेलोफेज। ठीक है, तो चार फेजेस में अगेन डिवाइड किया जाता है किसको, कैरियोकाइनेसिस को। और सारे जो फेजेस हैं उसमें कोई क्लियर कट डिवीजन नहीं है। ठीक है, ये चार जो फेजेस है, इन चारों फेजेस में नो क्लियर कट डिवीजन, ऐसा नहीं है कोई पार्टीशन या कुछ डिवीजन है, ये चारों एक के बाद ही एक होता है। ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं कि चारों के बीच में कोई दीवार टाइप का है। ठीक है, अच्छा, अब माइटोसिस को क्या बोला जाता है बच्चों, माइटोसिस को बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोला जाता है बच्चों, इक्वेशनल डिवीजन। क्यों इक्वेशनल डिवीजन इसको बोला जाता है, क्योंकि जो पेरेंट सेल है उसमें जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वही क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहते हैं किसमें, डॉटर सेल में। सो माइटोसिस में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम और इक्वल इन पेरेंट एंड डॉटर सेल। ठीक है बच्चों, पेरेंट एंड डॉटर सेल दोनों में क्या है, क्रोमोसोम नंबर सेम है, इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। कौन से सेल में होगा बच्चों, जैसे कि सोमैटिक सेल में होगा। कौन से सेल में होगा बच्चों, सोमैटिक और बॉडी सेल में होगा, ना कि ये जर्म सेल में होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। अच्छा, अब देखेंगे कि माइटोसिस कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। ठीक है बच्चों, माइटोसिस कहाँ पे होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। तो प्लांट्स में सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, इन प्लांट्स बच्चों याद रखोगे कि माइटोसिस कहाँ पे होगा, बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल। तो बोथ इन हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड सेल।
ठीक है बच्चों, प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट किंगडम चैप्टर में प्लांट्स के में क्या देखा जाता है, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। क्या देखा जाता है बच्चों, ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन। कोई आइडिया है बताओ कमेंट्स करके। ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन हर प्लांट्स में देखा जाएगा प्लांट किंगडम में। ठीक है, तो ये ऑल्टरेशन ऑफ जेनरेशन क्या होता है बच्चों, ये प्लांट किंगडम में प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं बच्चों, इसमें लाइफ साइकिल में दो फेजेस आते हैं, एक है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है बच्चों, एक है हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज और दूसरा है डिप्लॉइड स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, तो हैप्लॉइड गैमेटोफाइटिक फेज, ठीक है, और प्लांट बॉडी जो हैप्लॉइड है, और दूसरा देखा जाएगा बच्चों स्पोरोफाइटिक फेज। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों, स्पोरोफाइटिक फेज है। ठीक है, तो ये दोनों दिखा जाएगा, स्पोरोफाइट डिप्लॉइड होते हैं। तो क्या होता है बच्चों, ये जो गैमेटोफाइटिक फेज है यहाँ पे होता है गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है, दूसरा फीमेल गैमेट फॉर्मेशन होता है। तो गैमेट फॉर्मेशन जो होगा, गैमेट होता है हैप्लॉइड, तो गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी से जब गैमेट फॉर्मेशन होगा, ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, ये जो गैमेट बने हैं इस गैमेट का फ्यूजन होगा। फ्यूजन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, जाइगोट। और फ्यूजन मतलब दो हैप्लॉइड गैमेट का फ्यूजन से डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट एक सिंगल सेल है, लास्ट ही लेक्चर में पढ़े थे। तो इस सिंगल सेल डिवाइड कर करके क्या बनाएगा, स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, तो कौन सा डिवीजन होगा, देखो ये ट्विन ये ट्विन, तो यहाँ पे भी इक्वेशनल डिवीजन, इसका मतलब माइटोसिस होगा। ठीक है बच्चों, अब स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, स्पोरोफाइट प्लांट बॉडी में स्पोर प्रोड्यूस होता है, और स्पोर होता है हैप्लॉइड। तो देखो 2n से n बनेगा, तो यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा, यहाँ पे होगा रिडक्शनल डिवीजन, इसका मतलब मियोसिस। ठीक है, अब स्पोर क्या होगा, सीधा सीधा जर्मिनेट करेगा एंड डिविजन करेगा। ठीक है, जर्मिनेट एंड डिवाइड करके क्या बनाएगा, ये गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी। ठीक है, तो ये जो जर्मिनेशन एंड डिविजन जो होगा, ठीक है, तो ये एन से एन बन रहा है, तो कौन सा डिविजन यहाँ पे भी होगा बताओ बच्चों, इक्वेशनल डिविजन, इसका मतलब यहाँ पे भी होगा माइटोसिस। ठीक है, तो माइटोसिस हो रहा है एक बार गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे, दूसरे बार हो रहे हैं स्पोर जब जर्मिनेट करके धीरे धीरे गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाएगा, एंड जाइगोट से जब स्पोरोफाइट बनेगा। तीन जगह पे माइटोसिस चल रहा है, बस एक ही जगह पे लाइफ साइकिल में क्या चल रहा है बच्चों, मियोसिस चल रहा है। ठीक है, क्या चल रहा है बच्चों, मियोसिस चल रहा है। तो ये प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में याद रखोगे बोथ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों सेल में ही क्या होगा बच्चों, ये माइटोसिस होगा। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, स्पोर हैप्लॉइड है, सारी जगह पे माइटोसिस, और डिप्लॉइड जाइगोट में भी माइटोसिस चल रहा है। समझ में आया कि नहीं, तो एक लाइक कर दो। ठीक है बच्चों, अब एनिमल्स में देखेंगे, एनिमल्स में याद रखोगे बच्चों, क्वेश्चन के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। एनिमल्स में ओनली होगा माइटोसिस इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ठीक है, तो ओनली इन डिप्लॉयड सोमैटिक सेल। ठीक है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सोमैटिक सेल में होगा, बस इसका एक एक्सेप्शन है। ठीक है बच्चों, क्या है इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है मेल हनी बी। क्या है बच्चों, मेल हनी बी। मेल हनी बी होते हैं हैप्लॉइड, क्योंकि ये पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, तो इसमें एन क्रोमोसोम नंबर होता है 16। ठीक है, फॉर्म ड्यू टू पार्थेनोजेनेसिस। तो ये जो मेल हनी बी होता है, इस मेल हनी बी में माइटोसिस करके क्या बनते हैं बच्चों, मेल गैमेट। क्या बनते हैं बच्चों, मेल गैमेट। ठीक है, तो मेल गैमेट भी होता है 16, तो मेल गैमेट भी होता है 16, तो यहाँ पे डिवीजन होता है माइटोसिस। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसके बारे में बच्चों हम लोग मेल हनी बी के बारे में हम लोग फिर से प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर्स में पढ़ेंगे।
ठीक है। तो बेसिकली एनिमल सेल में डिप्लॉयड में होता है, एक्सेप्शन है मेल हनी बी। समझ में आया? आई होप समझ में आया है। ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं माइटोसिस के फेजेस। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बच्चों अर्ली प्रोफेज। क्या पढ़ेंगे बच्चों? अर्ली प्रोफेज। ठीक है, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज। प्रोफेज को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो एनसीईआरटी के दो डायग्राम जो दिया हुआ है उसको सबसे पहले एक बार देख लेंगे। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके। हाँ, तो प्रोफेज का जो एनसीईआरटी में अर्ली प्रोफेज का डायग्राम है उसको बच्चों एक बार देख लेते हैं। देखो, अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज एक साथ पिक्चर लगा देते हैं तो ये देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखो अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज देख पा रहे हो? आई होप देख पा रहे हो सभी। तो देखो अर्ली प्रोफेज में क्या दिख रहा है बच्चों? अर्ली प्रोफेज में ये जो मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर एनवेलप, ये मोरलेस क्या है बच्चों? इंटैक्ट है। और लेट प्रोफेज में देखो ये बहुत ज्यादा तरीके से ब्रेक डाउन हो चुके हैं। यहाँ पे देखो अर्ली प्रोफेज में क्या दिख रहा है? ऐसे अभी भी क्रोमैटिन फाइबर दिखने को मिल रहा है। और लेट प्रोफेज में देखो बच्चों ऐसे कंडेंस होके क्रोमोसोम दिखना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आया कि अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज के साथ क्या डिफरेंस है? तो चलो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, डिटेल्स में अर्ली प्रोफेज में क्या होता है। तो ये जो प्रोफेज है, ठीक है, प्रोफेज स्टार्ट ही होता है किससे बच्चों? प्रोफेज स्टार्ट होता है इनिशिएशन ऑफ कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल। ठीक है, तो अर्ली प्रोफेज starts with initiation of condensation of chromosomal material। मतलब क्या है बच्चों? जो एस फेज में, ठीक है, क्रोमोसोमल मटेरियल जो एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन हुआ है, इंटरफेज में जिस फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल होता है दैट इज क्रोमैटिन। तो ये जो प्रोसेस जैसे ही स्टार्ट होगा तो ये क्रोमोसोमल मटेरियल और क्रोमैटिन कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट करेगा। प्रोफेज किसको फॉलो कर रहा है बच्चों? प्रोफेज फॉलोज एस एंड जीटो फेज। ठीक है, तो प्रोफेज follows S and G2 phase। S and G2 phase में क्या हुआ है बच्चों बताओ? S and G2 phase में, G2 में छोड़ो, S में क्या हुआ है बच्चों? S में मेन इवेंट होता है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसका क्या हुआ है? न्यू सिंथेसिस हुआ है और रेप्लिकेशन हुआ है। तो न्यूली फॉर्म जो डीएनए है बच्चों वो कैसे प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर? टैंगल कंडीशन में। तो न्यूली क्रोमोसोमल मटेरियल synthesized which remains in the cell entangled or intertwined or not distinct form। ठीक है, तो न्यू क्रोमोसोमल मटेरियल कैसे है? न्यू क्रोमोसोमल materials are present in intertwined tangled form। ठीक है, तो ये जो टैंगल फॉर्म में है मतलब कैसा है? देखो सेल के अंदर ये जेनेटिक मटेरियल है, मान लो न्यूक्लियस के अंदर ये मान लो न्यूक्लियोलस, तो इसका एक दूसरा कॉपी बना है। ठीक है, तो क्या बना है बच्चों? ऐसे एक दूसरा क्रोमैटिन बना है। ठीक है, ये जो ग्रीन कलर का ये मान लो न्यू डीएनए है। ठीक है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड है। तो देखो आपस में एक दूसरे से कैसे उलझे हुए हैं, इसी कंडीशन को बोल रहे हैं टैंगल्ड और इंटरवाइंड कंडीशन। तो क्रोमोसोम बनने के लिए बच्चों पहले ये धीरे धीरे क्या होगा? अनटैंगल होगा,
है कि नहीं बताओ। अनटैंगल होने के बाद फिर ये धीरे धीरे कंडेंस होके क्या बनाएगा बच्चों, ऐसे क्रोमोसोम बनाएगा। तो क्रोमोसोम बनाने के लिए ये सबसे पहले अनटैंगल्ड होगा। तो एज कंडेंसेशन स्टार्ट, द जेनेटिक मटेरियल और क्रोमोसोमल मटेरियल बिकम अनटैंगल्ड। ठीक है बच्चों। और क्या होगा अर्ली प्रोफेज में, अर्ली प्रोफेज में यहाँ पे क्या हुआ था, एज फेज में एक सेंट्रियोल डुप्लीकेट करके दूसरा सेंट्रियोल बना था। अब ये जो दूसरा सेंट्रियोल है बच्चों, ये दूसरा सेंट्रियोल क्या करेगा, यहाँ से मूव करके ऑपोजिट पोल में जाना स्टार्ट करेगा। तो क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम starts to move towards opposite पोल। ठीक है बच्चों, तो सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल में जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये सब कुछ कब होगा, ड्यूरिंग अर्ली प्रोफेज। ठीक है बच्चों, अर्ली प्रोफेज में होगा। लेट प्रोफेज में क्या होगा, इसके बाद देखो लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, लेट प्रोफेज में क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होके मेटाफेजिक क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हेडिंग लगाओ लेट प्रोफेज। लेट प्रोफेज में क्या होगा बच्चों, लेट प्रोफेज में जो क्रोमोसोमल मटेरियल है, ठीक है बच्चों, जो क्रोमोसोमल मटेरियल है वो धीरे धीरे कंडेंस होके, ठीक है, क्या बन जाएगा बच्चों, वो धीरे धीरे कंडेंस होके मेटाफेजिक क्रोमोसोम बन जाएगा। कंडेंस्ड टू फॉर्म मेटाफेजिक क्रोमोसोम। ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, और क्या होगा इसमें, ठीक है, मेटाफेजिक क्रोमोसोम बनने के साथ साथ और क्या होगा लेट प्रोफेज में, देखो लेट प्रोफेज में क्या बनेगा बच्चों, माइटोटिक स्पिंडल apparatus। क्या बनेगा बच्चों, माइटोटिक स्पिंडल apparatus। इसका मतलब ये जो सेंट्रोसोम स्टार्ट किए थे अर्ली प्रोफेज में ऑपोजिट पोल में जाना, ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम has reached towards opposite pole। ठीक है, सेंट्रोसोम ऑपोजिट पोल पे पहुंच जाएगा। तो कैसा होगा, ये एक सेंट्रियोल यहाँ पे, ये दूसरा सेंट्रियोल दूसरे पोल पे। ठीक है बच्चों, और मान लो ये सेल है, ठीक है, ये मान लो सेल है। अब क्या होगा बच्चों, ये जो सेंट्रियोल है ये अपने चारों तरफ ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल्स रेडिएट करेगा। तो देखो बच्चों कैसा लग रहा है, स्टार लाइक स्ट्रक्चर लग रहा है। तो ये क्या होगा बच्चों, सेंट्रियोल्स, सेंट्रियोल्स रेडिएट माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या रेडिएट कर रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या बन रहे हैं उससे, उससे बन रहे हैं एस्टर। क्या बन रहे हैं बच्चों, एस्टर। तो ये एक एस्टर है और ये दूसरा एस्टर है। अब देखो एस्टर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा थ्रू स्पिंडल फाइबर, बीच बीच में ऐसे स्पिंडल फाइबर बन जाएगा बच्चों। तो ये जो स्ट्रक्चर बना है, ठीक है, एस्टर और स्पिंडल फाइबर मिला के, इसको ही बोलेंगे माइटोटिक स्पिंडल apparatus। तो व्हाट इज माइटोटिक स्पिंडल apparatus, माइटोटिक स्पिंडल apparatus क्या है बच्चों, that is formed by two asters plus spindle fiber। ठीक है, दो एस्टर उसके साथ स्पिंडल फाइबर मिलके ये क्या बना है बच्चों, माइटोटिक स्पिंडल apparatus। क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये कब बनेगा बच्चों, ये बनेगा लेट प्रोफेज में। कब बनेगा बच्चों, लेट प्रोफेज में। एंड लेट प्रोफेज को जैसे ही माइक्रोस्कोप में देखोगे बच्चों, उसमें क्या गायब हो जाएगा, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और एनवेलप। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, ये ब्रेक डाउन होगा
एंड उसके साथ साथ बच्चों गोल्जी बॉडी एंड ईआर, गोल्जी बॉडी एंड ईआर, ये सब क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअपीयर्ड, क्या हो जाएगा बच्चों, डिसअपीयर्ड। ठीक है, तो गोल्जी ईआर न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर एनवेलप क्या हो जाएगा, डिसअपीयर कर जाएगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों, ये जो स्पिंडल फाइबर यहाँ पे बना है एनिमल सेल में बना है, ये जो माइटोटिक स्पिंडल apparatus बना है ये कौन से सेल में बना है बच्चों, ये एनिमल सेल में बना है। क्यों, क्योंकि ये एस्टर सेंट्रियोल रेडिएट करेगा माइक्रोट्यूब्यूल्स तभी जाके बनेगा। सेंट्रियोल कहाँ पे प्रेजेंट होता है बच्चों, सेंट्रियोल इज प्रेजेंट ओनली इन एनिमल सेल। ठीक है, तो प्लांट सेल में क्या होगा बच्चों, क्या प्लांट सेल में माइटोटिक स्पिंडल apparatus बनेगा, नहीं बच्चों, स्पिंडल apparatus नहीं बनेगा, वहां पे बस स्पिंडल फाइबर बनेगा साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन से। तो प्लांट सेल में क्या होगा बच्चों, इन प्लांट्स spindle fibers are formed from cytoplasmic प्रोटीन्स, और वो प्रोटीन कौन सा है बच्चों, दैट इज ओनली एंड ओनली ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज भी याद रखोगे। ठीक है, इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे मेटाफेज। क्या पढ़ेंगे बच्चों, मेटाफेज। ठीक है, तो मेटाफेज स्टार्ट करते हैं। देखो मेटाफेज में भी क्या है बच्चों, मतलब ऐसा नहीं कि अर्ली प्रोफेज एंड लेट प्रोफेज के तरह दो फेजेस है, पर यहाँ पे एक क्लियर ट्रांजिशन टू मेटाफेज देखा जाता है। क्या देखा जाता है बच्चों, ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज स्टार्ट होगा कैसे समझ में आएगा बच्चों, जैसे ही कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा न्यूक्लियर एनवेलप का, मतलब वहां पे प्रोफेज में ब्रेकडाउन स्टार्ट हुआ था और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे पूरा कंप्लीटली गायब हो जाएगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, ये न्यूक्लियर एनवेलप का। ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, तो जैसे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा उसी टाइम क्या स्टार्ट हो जाएगा, इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इनिशिएशन ऑफ मेटाफेज। ठीक है, मेटाफेज स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब क्या होगा, जैसे ही ये गायब हो जाएगा बच्चों न्यूक्लियर एनवेलप, तो सारे जो क्रोमोसोम बन के रेडी हो गए थे वो क्रोमोसोम कहाँ पे आ जाएगा, क्रोमोसोम अब साइटोप्लाज्म में ऐसे स्कैटर्ड कंडीशन में हो जाएगा। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स आर स्कैटर्ड। ठीक है, स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में सारे ऐसे बिखरा बिखरा पड़ा होगा क्रोमोसोम। अब क्या होगा बच्चों, अब न्यूक्लियर एनवेलप जितना टाइम था तो उस टाइम पे क्रोमोसोम के काइनेटोकोर तक स्पिंडल फाइबर नहीं पहुंच पा रहा था। अब जैसे ही ये डिसइंटीग्रेट हो चुका है बच्चों, तो अब क्रोमोसोम का जो काइनेटोकोर है उसके साथ स्पिंडल फाइबर जाके तुरंत अटैच कर लेगा। तो स्पिंडल फाइबर्स आर अटैच्ड with kinetochore of chromosomes। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम के काइनेटोकोर के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा बच्चों, ये क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाएगा तो एनसीईआरटी में उसी को बोला है कि ट्रांजिशन टू मेटाफेज। कैसा दिखेगा बच्चों, देखो अगर देखेंगे डायग्राम तो देखो ये सेल है। ठीक है, सेल में जैसे ही न्यूक्लियर एनवेलप गायब हो चुका है तो मान लो एक क्रोमोसोम यहाँ पे, दूसरा क्रोमोसोम यहाँ पे, थर्ड क्रोमोसोम मान लो यहाँ पे, तो सारे ऐसे स्कैटर्ड कंडीशन में मिलेगा और इसके ही काइनेटोकोर के साथ, ठीक है, काइनेटोकोर के साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर क्या हो जाएगा बच्चों, अटैच हो जाएगा। स्पिंडल फाइबर क्या होगा बच्चों, ऐसे अटैच हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया। तो अब देखो
इसी को बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन टू क्या है बच्चों, इसी को बोल रहे हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। अब सारे क्रोमोसोम स्कैटर्ड कंडीशन से धीरे धीरे कहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे आके अलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, ये सारे जो क्रोमोसोम हैं अब धीरे धीरे नेक्स्ट स्लाइड पे, मतलब नेक्स्ट में देखो डायग्राम फिर से बना रही हूँ। ये सारे जो क्रोमोसोम है ये धीरे धीरे कहाँ पे आ जाएगा बच्चों, ये धीरे धीरे ऐसे इक्वेटर पे आके अलाइन कर जाएगा। वाई इन इक्वेटर, क्यों, क्योंकि अगर इक्वल डिवीजन करना है तो सारे क्रोमोसोम को कहाँ पे आना होगा, इक्वेटर पे आना होगा, तभी जाके सेंट्रोमियर का स्प्लिटिंग होगा एंड दो क्रोमैटिड दो पोल की तरफ आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे जाके, ठीक है, मान लो कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है ये यहीं पे है, तो प्रॉपर डिवीजन होगा क्या, बताओ मुझे, नहीं होगा। जो क्रोमोसोम यहाँ पे है उसका इक्वल डिवीजन होगा तो एक कंप्लीट क्रोमोसोम एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा कंप्लीट क्रोमोसोम दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा। तो ऐसे कंप्लीट डिवीजन नहीं होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। इस वजह से क्या होता है, सारे आके अलाइन करते हैं कहाँ पे, इक्वेटर पे। कहाँ पे अलाइन करते हैं बच्चों, इक्वेटर पे। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है फिर से देखो। इसी स्टेज को क्या बोलेंगे, इसी स्टेज को बोलेंगे ट्रांजिशन टू मेटाफेज। क्या बोलेंगे बच्चों, ट्रांजिशन टू मेटाफेज, अगर आइडेंटिफाई करने देते हैं तो। और इसको क्या बोलेंगे बच्चों, इसको बोलेंगे मेटाफेज। मेटाफेज में क्रोमोसोम का बेस्ट मॉर्फोलॉजी स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो बेस्ट मॉर्फोलॉजी of chromosome studied in मेटाफेज। कहाँ पे स्टडी किया जाएगा बच्चों, मेटाफेज में बेस्ड मॉर्फोलॉजी स्टडी किया जाएगा। ठीक है बच्चों, अब क्या होगा, सारे जो क्रोमोसोम ट्रांजिशन करके कहाँ पे आएगा, इक्वेटर पे। कैसे होगा बच्चों, ये कैसे ट्रांजिशन करेगा बच्चों बताओ, बाय पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। मतलब मान लो कि ये जो है क्रोमोसोम, यहाँ पे देखो स्पिंडल छोटा है, इस पोल से बड़ा है, तो यहाँ पे पार्टिकल ऐड होगा पॉलीमर और यहाँ से पार्टिकल घटेगा। यहाँ पे देखो छोटा है ये बड़ा है, इसको मिडिल में लाने के लिए इस साइड पे जोड़ना पड़ेगा और इस साइड पे घटाना पड़ेगा। समझ में आया? तो इसी को क्या बोल रहे हैं बच्चों, पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर। ठीक है, तो कैसे आएगा, बाय polymerization and depolymerization of spindle fiber, जिसके कारण क्या होगा, क्रोमोसोम्स move to lie at इक्वेटर, और इसी को बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट। ये एक ऐसे अलाइन कर चुके हैं, इसको बोलेंगे मेटाफेजिक प्लेट और मेटाफेज प्लेट। ठीक है बच्चों, तो कितना मेटाफेज प्लेट बना है, ओनली वन मेटाफेज प्लेट बनेगा। ठीक है, समझ में आया, कितना मेटाफेज प्लेट बनेगा, वन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ही खत्म होता है मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या क्या हुआ, यहाँ पे कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जैसे ही हो गया, न्यूक्लियर एनवेलप का मेटाफेज स्टार्ट हो गया। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ, क्रोमोसोम सारे ऐसे स्कैटर्ड कंडीशन में आ गए और तुरंत स्पिंडल उसके काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया। ठीक है, काइनेटोकोर के साथ अटैच हो गया। ठीक है बच्चों, और क्या हुआ, काइनेटोकोर। ठीक है, काइनेटोकोर। ओके, अब उसके बाद क्या हुआ देखो, इस फेज को बोल रहे हैं ट्रांजिशन टू मेटाफेज। यहाँ पे सबसे अच्छा मॉर्फोलॉजी स्टडी किया जाता है। फिर सारे जो क्रोमोसोम है वो पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन करके कहाँ पे आ गया है, इक्वेटर पे आ गया है। और इसके जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं कॉन्ग्रेशन। क्या बोलते हैं बच्चों, कॉन्ग्रेशन। ठीक है,
अब इक्वेटर में आ गया है तो क्या होगा, इसके बाद इक्वल स्प्लिटिंग पॉसिबल हो गया है। ठीक है, इक्वल स्प्लिटिंग पॉसिबल हो गया है, जो होगा किसमें, इसके बाद होगा एनाफेज। तो एनाफेज में होगा। ठीक है, एनाफेज में क्या होगा बच्चों, एनाफेज में सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा। क्या स्प्लिट करेगा बच्चों, सेंट्रोमियर जाके स्प्लिट करेगा। तो जैसे स्प्लिट करेगा क्या होगा बच्चों, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स सेपरेट कर जाएगा, सेपरेटेड। ठीक है, एंड स्टार्ट टू मूव टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेगा दो ऑपोजिट पोल में जाने के लिए, टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल। तो ऑपोजिट पोल में कैसे जाएगा बच्चों, पिक्चर से समझ लेते हैं चीजों को। देखो ये सेल है, ठीक है, सारे ऐसे मिडिल में थे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, एस्टर है और इसके साथ ऐसे स्पिंडल फाइबर जुड़े हुए हैं। तो सारे इक्वेटर से जैसे स्प्लिट करेगा, ये सेंट्रोमियर स्प्लिट करेगा, दो क्रोमैटिड अलग हो जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ये मान लो स्पिंडल है, ये क्या है बच्चों, उसका सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, सेंट्रोमियर अटैच रहेगा टुवर्ड्स पोल एंड उसके जो क्रोमैटिड आर्म्स है वो सारे ऐसे पीछे होगा। तो यहाँ पे भी सेम, इस पोल में भी सेम, देखो बच्चों इस पोल में भी सेम होगा। ये जो सेंट्रोमियर है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल एंड क्रोमैटिड आर्म्स आर ट्रेलिंग बिहाइंड, आर्म्स सारे ऐसे पीछे ट्रेल करता हुआ मिलेगा। यहाँ पे देखो क्रोमोसोम नंबर क्या हो रहे हैं बच्चों, डबल। कैसे डबल हो रहे हैं, इस सेल में देखो 4 क्रोमोसोम है, ठीक है, और इसी सेल में देखो क्या हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 क्रोमोसोम हो गया है। तो एनाफेज में क्या होता है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर डबल्ड। ठीक है, डबल्ड हो जाएगा ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर, क्योंकि एक सेंट्रोमियर मतलब एक क्रोमोसोम। तो सेंट्रोमियर 2 हो गया तो 2 क्रोमोसोम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा बच्चों, सेंट्रोमियर किस डायरेक्शन में है, सेंट्रोमियर रिमेन directed towards pole and chromatid arms remain trailing behind। ठीक है, क्रोमैटिड आर्म पीछे ऐसे ट्रेल करता हुआ मिलेगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं बताओ, कि ये जो सेंट्रोमियर है ये पोल की तरफ है और आर्म सारे ऐसे पीछे लटक रहे हैं, ट्रेलिंग बिहाइंड। ठीक है, समझ में आया। ओके, एनाफेज में क्या होता है, बेस्ड शेप स्टडी किया जाता है। ठीक है, बेस्ड शेप of chromosome was or is studied during anaphase। ठीक है, कौन सा मेटासेंट्रिक है, कौन सा सब मेटासेंट्रिक है। ठीक है, ये जो हम लोग पढ़े थे लास्ट चैप्टर में कि V L J एंड आई शेप। ठीक है, तो कौन कौन सा शेप किसमें दिखेगा, कौन होगा मेटासेंट्रिक, कौन होगा ऐसे सब मेटासेंट्रिक, कौन होगा एक्टोसेंट्रिक, कौन होगा टेलोसेंट्रिक, ये सब स्टडी किया जाएगा एनाफेज में। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है टेलोफेज। नेक्स्ट क्या है बच्चों, टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज में क्या होगा, ये जो सारे क्रोमैटिड्स अलग हुए थे ये पहुंच जाएगा। ठीक है, तो क्रोमैटिड्स have reached towards opposite pole। ठीक है, पहुंच गया है,
पहुंच जाने के बाद क्या होगा, ये क्रोमैटिड से फिर से किस में आएगा, क्रोमैटिन में आएगा। ठीक है, तो क्रोमैटिन में आने के लिए ये क्या होगा बच्चों, ये डीकंडेंस्ड होगा। क्या होगा बच्चों, डीकंडेंस्ड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा डीकंडेंस्ड। ठीक है बच्चों, तो ये फिर से डीकंडेंस्ड होके क्रोमैटिन में आ जाएगा। ठीक है, तो डीकंडेंस मतलब लॉस आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी। ठीक है बच्चों, इंडिविजुअलिटी ये लॉस कर जाएगा। ओके, अब क्या होगा इसमें, जो भी सारे गायब हुए थे प्रोफेज में वो सब वापस आ जाएगा। तो फिर न्यूक्लियोलस, ठीक है बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है, और गोल्जी और ईआर, ठीक है, ऑल आर रीअपियर्ड। क्या हो जाएगा बच्चों, रीअपियर कर जाएगा। अब बताओ मुझे एक क्वेश्चन, ये न्यूक्लियोलस कहाँ से फिर से बनेगा बच्चों, ये नॉर्थ रीजन में छुपा था क्रोमोसोम के, तो नॉर्थ रीजन से वापस ये बन जाएगा। ये हम लोग पढ़े थे सेल चैप्टर में, है ना, सेल चैप्टर में हम लोग ये पढ़े थे कि नॉर्थ रीजियन मतलब न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजियन, न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजियन। ठीक है बच्चों, तो उससे वापस न्यूक्लियोलस आ जाएगा। समझ में आया? ओके, अब नेक्स्ट देखो पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस। क्या पढ़ेंगे बच्चों, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस मतलब क्या है बच्चों, साइटोप्लाज्म डिवीजन। ठीक है बच्चों, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। अब देखो टेलोफेज जैसे ही बन गया तो टेलोफेज में क्या हुआ बच्चों, ये वापस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियोलस सब आ गया। इसका मतलब देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी का, ठीक है, तो ऐसा पिक्चर दिखने को मिल रहा है टेलोफेज में। ठीक है, तो ये टेलोफेज है। ठीक है, तो देखो पूरा न्यूक्लियस वापस आ गया ना इसमें, तो अब रह गया क्या, ये साइटोप्लाज्म को ऐसे डिवाइड करना है। अब क्या रह गया, साइटोप्लाज्म की डिवीजन रह गया है, जिसको बोल रहे हैं साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस बेसिकली क्या है, एंड ऑफ एम फेज। क्या है बच्चों, एम फेज का एंड है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो साइटोकाइनेसिस किसके बाद हो रहा है बच्चों, कैरियोकाइनेसिस के बाद। तो हम बोल ही सकते हैं कि साइटोकाइनेसिस फॉलोज कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस फॉलो कर रहे हैं कैरियोकाइनेसिस को। ओके, क्या होता है यहाँ पे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट मतलब सारे सेल ऑर्गेनेली का होता है, कहाँ पे, इनटू टू डॉटर सेल। ठीक है, न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया है, अब बाकी सारे सेल ऑर्गेनेलियों की बारी है, जो होगा साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, अब देखो इसमें डिफरेंट मैकेनिज्म होता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में, डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ cytokinesis is found in plant and animal cell। ठीक है, क्या होगा बच्चों प्लांट में और क्या होगा बच्चों एनिमल में। सबसे पहले प्लांट सेल को पढ़ेंगे। डिफरेंट मैकेनिज्म क्यों बोले, क्योंकि प्लांट सेल के बाहर क्या है बच्चों, सेल वॉल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो प्लांट में क्या है बच्चों, सेल वॉल
इज प्रेजेंट। अब तुम बच्चों ही बताओ कि सेल वॉल क्या है? डेड रिजिड स्ट्रक्चर है ना? तो ये बेसिकली सेल वॉल क्या है? इनएक्सटेंसिबल। क्या है बच्चों? इनएक्सटेंसिबल। ठीक है, तो इनएक्सटेंसिबल है। ओके, तो इनएक्सटेंसिबल और रिजिड है, इसीलिए यहाँ पे क्या होगा? अलग सा प्रोसेस होगा। ठीक है, क्या प्रोसेस होगा वो चलो पढ़ते हैं। तो ऐसा सेल होगा, मान लो। ठीक है, ये सेल है। अच्छा एक सेकेंड, ये सेल है। ठीक है, अब सेल के अंदर दो न्यूक्लियस बन चुके हैं, एक इस साइड पे एक इस साइड पे। अब होना क्या है बच्चों? अब बीच में ना सबसे पहले डिपोजिट करेगा क्या? दैट इज फिलामेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स के छोटे छोटे फिलामेंट्स यहाँ पे आके डिपोजिट करने लगेगा, जिसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है बच्चों, तो क्या डिपोजिट करेगा? फ्रैगमेंट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स डिपोजिटेड एट सेंटर। ठीक है, जिसको बोलते हैं फ्रैगमोप्लास्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं बच्चों? फ्रैगमोप्लास्ट। अब इसके ही बीच बीच में क्या होगा बच्चों? बीच में जो भी गैप है वहां पे जाके छोटे छोटे वेसिकल्स जो है, ठीक है, वो जाके फिट कर जाएगा। वेसिकल्स ऑफ ER एंड GB, दैट इज गोल्जी बॉडी, आर डिपोजिटेड कहाँ पे? वही मिडिल पे। आर डिपोजिटेड इन सेंटर। ये क्या बनाएगा बच्चों? जैसे ही ये डिपॉजिट कर जाएगा, इसको तब बोलेंगे बच्चों सेल प्लेट। क्या बोलेंगे बच्चों? सेल प्लेट। तो सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, तो ये सेल प्लेट बेसिकली क्या होता है? प्रिकर्सर होता है। ठीक है, प्रिकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला। तो ये बेसिकली क्या बनाएगा? मिडिल लैमेला। ठीक है, ये सेल प्लेट। तो मिडिल लैमेला बनने के लिए इसके ऊपर बाद में कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट क्या होगा बच्चों? डिपोजिशन। तो इसके बाद क्या होगा? कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट डिपोजिटेड ऑन सेल प्लेट। ठीक है, मैग्नीशियम पेक्टेट डिपोजिटेड ऑन सेल प्लेट, तो इसका डिपोजिशन होगा। ठीक है, सेल प्लेट के ऊपर। तो जैसे ही इसका डिपोजिशन होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? ये कन्वर्ट हो जाएगा मिडिल लैमेला पे। किस पे? मिडिल लैमेला पे। ठीक है, तो मिडिल लैमेला जैसे ही बन जाएगा, कहाँ से कहाँ बनेगा? धीरे धीरे ऐसे सेंटर टू पेरीफेरी बनेगा। ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी बन जाएगा। तो मिडिल लैमेला जैसे ही बनेगा तो दो सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। ठीक है, तो मिडिल लैमेला एंड सेल वॉल synthesis or synthesized simultaneously। ठीक है, तो साइमल्टेनियसली क्या हो जाएगा? सेल वॉल सिंथेसिस भी हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक दो सेल डिवाइड कर जाएगा। ये कहाँ से कहाँ होगा बच्चों? सेंटर टू पेरीफेरी, और इसीलिए इसको बोलते हैं बच्चों सेंट्रीफ्यूगल। क्या बोलते हैं बच्चों? सेंट्रीफ्यूगल। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है, सेंटर टू पेरीफेरी होगा, इसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल। ठीक है, समझ में आया? आई थिंक समझ में आया। तो सबसे पहले फ्रैगमोप्लास्ट, फिर क्या होगा बच्चों? ऐसे सेल प्लेट होगा। सेल प्लेट बनेगा जैसे ER एंड गोल्जी के वेसिकल्स उस फ्रैगमोप्लास्ट के साथ ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद जैसे ही कैल्शियम पेक्टेट मैग्नीशियम पेक्टेट डिपोजिट कर जाएगा तो हो जाएगा मिडिल लैमेला। उसके साथ साथ ही सेल वॉल बन जाएगा, दो सेल अलग हो जाएगा प्लांट में। ठीक है, एनिमल में क्या होगा बच्चों? एनिमल सेल में क्या होगा?
ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग डालो एनिमल सेल। ठीक है, आई होप सबको ये पूरा लेक्चर समझ में आ रहा है। एनिमल सेल में क्या होगा बच्चों, एनिमल सेल में ऐसे फारो फॉर्मेशन होगा, क्योंकि एनिमल में बाहर का जो मेम्ब्रेन है दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो रिजिड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ये फारो बनेगा। देखो ऐसा ग्रुप बना है, इसको बोल रहे हैं फारो। तो फारो बनेगा। ठीक है, फारो फॉर्मेशन टेक्स प्लेस in animal cell, in animal cell। कहाँ से कहाँ बनेगा, that is formed periphery to center, पेरीफेरी से सेंटर की तरफ बनेगा, और बीच में इन दोनों को कौन खींचने के लिए है, ऐसे कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनेगा, ये खींचेगा दोनों साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को। इसको क्या बोल रहे हैं बच्चों, कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग। तो ये कैसे बनेगा कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग, ये बनेगा बेसिकली बच्चों एक्टिन प्रोटीन से, एक्टिन प्लस मायोसिन। मायोसिन तो बच्चों मोटर प्रोटीन है। ठीक है, और एक्टिन क्या है बच्चों, एक्टिन इज माइक्रोफिलामेंट। क्या है बच्चों, दैट इज माइक्रोफिलामेंट। तो इससे बनेगा ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बीच में, जो दोनों एंड से क्या करेगा, मेम्ब्रेन को ऐसे खींचेगा। तो जैसे धीरे धीरे खींचेगा तो ये ग्रूव और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, फारो ऐसे और डीप होता जाएगा। ठीक है, तो फारो क्या होगा, ग्रेजुअली ग्रेजुअली फारो डिपेंड्स। ठीक है, एंड जॉइंस ईच अदर। जैसे ही फारो ज्वाइन कर लेगा क्या बन जाएगा बच्चों, एक सेल से दो सेल, टू डॉटर सेल्स were formed। ठीक है, क्या बन जाएगा, दो डॉटर सेल बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेल अलग हो जाएगा। ठीक है, तो फारो फॉर्मेशन हो रहा है पेरीफेरी टू सेंटर, और इसको बोला जाता है बच्चों दैट इज सेंट्रीपिटल। क्या है बच्चों, सेंट्रीपिटल। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल है प्लांट्स में, सेंट्रीपिटल है एनिमल्स में। ठीक है, अब देखो समझ में आया, आई होप ओके। अब देखो कि हर टाइम जरूरी है क्या कि साइटोकाइनेसिस हो, नहीं। उसमें कुछ केसेस में क्या होता है बच्चों, कुछ केसेस में ये साइटोकाइनेसिस नहीं होता है, उसका रिजल्ट है ये सिंसाइटियम, जहाँ पे क्या होता है बच्चों, साइटोकाइनेसिस काइनेसिस डज नॉट फॉलो कैरियोकाइनेसिस। मतलब कैरियोकाइनेसिस के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, साइटोकाइनेसिस उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा बच्चों, एक सेल जहाँ पे दो न्यूक्लियस बना था, वो दो न्यूक्लियस से फिर चार न्यूक्लियस बन जाएगा, फिर चार से ऐसे करते करते 8 बन जाएगा। तो क्या होगा बच्चों, ऐसे एक सेल के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस, इसको बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। क्या बोलेंगे बच्चों, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन। और इसी का ही दूसरा नाम है बच्चों सिनोसाइटिक कंडीशन और सिनसाइटियम। इसी का ही दूसरा नाम क्या है, सिनोसाइटिक कंडीशन और सिनसाइटियम। ठीक है, और सिनसाइटियम। ठीक है बच्चों, तो ये हमेशा जरूरी नहीं है कि साइटोकाइनेसिस के बाद, साइटोकाइनेसिस हमेशा कैरियोकाइनेसिस के बाद ही हो। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैरियोकाइनेसिस हो गया, न्यूक्लियर डिवीजन हो गया, पर साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, उसमें ये मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसाइटिक और सिनसाइटियम कंडीशन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया, हाँ या ना बताओ।
ओके इसका एक एग्जाम्पल है दैट इज लिक्विड एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या है बच्चों? लिक्विड एंडोस्पर्म जो देखा जाता है कोकोनट में। तो ये बेसिकली कोकोनट का जो वाटर होता है वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, जहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्ली प्रेजेंट रहता है। ठीक है, समझ में आया? ओके लास्ट टॉपिक आज के लेक्चर का दैट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। क्या है बच्चों? अभी पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है बच्चों? माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो क्रोमोसोम नंबर क्या होता है बच्चों? मेंटेन रहता है। ठीक है, तो क्या है बच्चों? क्रोमोसोम number maintain in parent and daughter cell। ठीक है बच्चों, क्रोमोसोम नंबर मेंटेन होता है। दूसरा क्या होता है बच्चों? ये क्या रिस्टोर करते हैं? रिस्टोर करते हैं, फर्स्ट लेक्चर में पढ़े थे, न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को। ठीक है, और काम प्लाज्मिक रेशियो को ये क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। थर्ड क्या होता है? सेल का ग्रोथ होता है। ठीक है, और क्या होता है? दैट मीन्स नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होता है। और क्या होता है बच्चों? सेल रिपेयर भी होता है। रिपेयर मतलब जैसे कि मान लो एपिडर्मल लेयर। ठीक है, कौन सा लेयर? एपिडर्मल लेयर। कौन से एपिडर्मल लेयर में अगर कट हो जाता है, क्या वो कट हमेशा रह जाता है? नहीं, वो रिपेयर हो जाता है। तो एपिडर्मल लेयर। फिर क्या है बच्चों? लाइनिंग ऑफ गट। गट की जो लाइनिंग है, ठीक है, आरबीसी, ये सब बनते हैं बाय माइटोसिस। ठीक है बच्चों, और क्या होता है? प्लांट्स में क्या होता है बच्चों? प्लांट्स में मेरिस्टेमेटिक सेल है, जिसके कारण प्लांट्स का क्या होता है बच्चों? ग्रो होता है थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, प्लांट्स में क्या होता है? ग्रोथ ऑकर थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है, as plants have meristematic cell। ठीक है, एक सेकेंड, मेरिस्टेमेटिक सेल। ओके, ये कौन कौन सा मेरिस्टेमेटिक सेल होता है? जैसे कि प्राइमरी मेरिस्टेम। ठीक है, और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या होता है? जैसे कि एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ठीक है बच्चों, इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर सेकेंडरी में आता है लैटरल मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये सारे जो मेरिस्टेमेटिक सेल है, इसके कारण प्लांट्स में ग्रोथ कैसा होता है? इनडिटर्मिनेट, और दैट मीन्स कंटिन्यू थ्रू आउट द लाइफ। ओके, दैट इज नोन एज इनडिटर्मिनेट। ठीक है, समझ में आया बच्चों? ओके, तो ये सारे जो है, ये सारे पॉइंट्स है किसका? माइटोसिस का सिग्निफिकेंस। ठीक है बच्चों, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस में प्रोफेज 1 सबको ही पता है कि कितना इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मियोसिस पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज अगर पूरा लेक्चर पसंद आया है, समझ में आया है, तो लाइक कर दो और शेयर कर दो दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चों, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।